वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो को आगे बढ़ाएंगे, दर्शकों को शो में शामिल करेंगे जहां पर उनके सवालों के जवाब देंगे हमारे दो मेहमान, एमुल स्तुकी CEO वाइस इन्वेस्ट, मुकेश जिंदल सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल जो मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। प्रमोद का सवाल मैं लूँगी पहले, जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है। नमस्कार मैडम। नमस्कार प्रमोद जी, आपने अपना सवाल हमें भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास UTI निफ्टी 50, ICICI फ्लेक्सी कैप, XBI मिड कैप, निपॉन मल्टी कैप, HDFC मल्टी कैप, कोटक स्मॉल कैप फंड है और आप पे लगभग 1.5 साल से इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। 25 साल तक आपको और निवेश करना है। 5 करोड़ का आपका टारगेट है 25 साल के बाद और 3 लाख आपके पोर्टफोलियो में अब तक इकट्ठा हो चुके हैं। 23,000 की आप SIP कर रहे हैं। अपने निवेश को आप बढ़ाना चाहेंगे? हाँ मैडम, बढ़ा सकता हूँ 1 साल के बाद में धीरे धीरे उसको। मेरा एक सवाल था कि ICICI फ्लेक्सी कैप नया फंड है तो अच्छा है क्या उसमें, और HDFC मल्टी कैप और निपॉन मल्टी कैप में दोनों रखूँ या कोई एक की जरूरत है उसमें? ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वैसे तो सारे फंड्स आपके बेहतरीन हैं, लेकिन मुकेश मेरे ख्याल से आपके पास ये सवाल है। बताइए प्रमोद को अपना निवेश कितना बढ़ाना होगा, पहले तो इस बात का जवाब दीजिए। अप्रॉक्सीमेट कितना आपको हर महीना SIP की करने की ज़रूरत होती है अगर आपका टारगेट इतना बड़ा हो जितना प्रमोद ने अपने लिए रखा हुआ है? अगर हम प्रमोद जी का टारगेट की बात करें कविता, 5 करोड़ बड़ा आंकड़ा लगता है। बट अच्छी बात यह है कि इनका जो टाइम होराइजन है बहुत लंबा है, 25 साल का टाइम होराइजन है। तो इसमें कंपाउंडिंग प्ले हो जाती है। अगर ये 23,000 की SIP करते रहते हैं 25 साल के लिए, और अगर हम मान के चलते हैं इक्विटी में 14% का रिटर्न आता रहेगा, तो लगभग इनके पास जो 25 साल के बाद जो कॉर्पस हो जाएगा वो 7 करोड़ का हो जाएगा, जो कि 5 करोड़ का जो इनका गोल है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये SIP अमाउंट नहीं भी बढ़ाते हैं तब भी इनका गोल बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। बट मैं मान के चलता हूं कि जैसे से इनकी इनकम लेवल भी बढ़ेगी तो ये स्टेप अप SIP भी कर सकते हैं, तो कॉर्पस मेरे ख्याल से बहुत बड़ा होगा और इनके सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता है उसको उनको गोल के बारे में चिंता करने की जरूरत है। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं, इन्होंने जो स्कीम्स बताई, कॉम्पोजिशन बताया, 14% बहुत आपने बढ़िया। कहा, यहाँ पर अपर एंड पे नहीं पकड़ा है आपने रिटर्न को? नहीं, 14% बहुत रियलिस्टिक है कविता, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है। क्योंकि अगर रिटर्न की हम बात करें, नॉर्मली हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं, तो इसकी एक्सपेक्टेशन कैसे बनती है आप ऐसे देखिए कि अगर हिस्टोरिकली देखें तो ऑफकोर्स 14-15% रिटर्न निकला है। और हमें ये भी लगता है आने वाले टाइम में इंडिया की जो GDP है वो 7-8% ग्रो करेगी। 7% भी अगर माने और इन्फ्लेशन को 6% माने, तो हमारा जो नॉमिनल GDP है वो लगभग 13-14% का ग्रो करेगा। क्योंकि जो GDP ग्रोथ नंबर ये होता है 7% का होता है, ये आफ्टर इन्फ्लेशन रियल GDP होती है। तो अगर इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी 13-14%, तो हम ये भी मान के चल सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी जो अर्निंग्स है वो भी 13-14% ग्रो करेगी। और जो इनकी स्टॉक मार्केट है के प्राइजेस है वो भी उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। तो मेरे को लगता है कि 14% बहुत ही रियलिस्टिक ग्रोथ है। और ये अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली अचीव होगा। और जो इंडिया है इस समय बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है। एक हम इमर्जिंग कंट्री, हमारी ग्रोथ फास्ट है, काफी स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। तो मेरे को लगता है कि रिटर्न निकलना चाहिए अगले 20-25 साल में। इस पर आते हैं, किस तरह के फंड्स और ऐड करने चाहिए, या फिलहाल जो फंड्स इनके पोर्टफोलियो में हैं वो अपने आप में ठीक हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि प्रमोद जी ने जो पोर्टफोलियो बनाया है कविता जी, वो बहुत ही परफेक्ट बनाया है। इन्होंने निफ्टी का इंडेक्स फंड लिया हुआ है, मिड कैप फंड लिए हुए हैं, स्मॉल कैप फंड लिए हुए हैं, फ्लेक्सी कैप फंड लिए हुए हैं, मल्टी कैप फंड लिए हुए हैं। बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कॉम्पोजिशन बढ़िया है। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो कुछ चेंज मत करिए, आप इन्वेस्ट करते रहिए और मेरे ख्याल से सब आपके गोल्स पूरे हो जाएंगे। जी, कोई सवाल पूछना है आपको मुकेश से? नहीं मैडम, वो ICICI फ्लेक्सी कैप के बारे में पूछना है, और कोई अभी अच्छा नया फंड है तो सारे क्या फंड्स करूँ उसके अच्छे बाद? हैं ऐसा बोला है आपको? सारे ओके, फंड्स ठीक है अच्छे मैडम, हैं चलिए। ऐसा बोला है आपको? चलिए, ऑल द बेस्ट, आगे ओके, बढ़ते ठीक हैं। है। और हेमंत जी के लिए नीरज राज फोन लाइन पर है। नमस्कार नीरज, नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 13 फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में नीरज? हाँ, तो 13 फंड्स है मेरे।
मैं एक्चुअली ज़्यादातर ये कोशिश किया हूँ कि बॉन्ड फंड्स में और इक्विटी फंड्स में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके बना के रखूँ। तो मैं ऑलमोस्ट 60,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2000 क्वांट फ्लेक्सी कैप, 2000 HDFC मल्टी कैप, ताकि डाइवर्स मल्टी कैप और एक फोकस मल्टी कैप रहे। और कॉन्ट्रा फंड लिया हूँ SBI का, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो लार्ज एंड मिड कैप में रहे और थोड़ा फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करें और उनका स्ट्रेटेजी ग्रोथ ओरिएंटेड है। सैम को एक्टिव मोमेंटम फंड क्यों, क्योंकि मुझे लगा कि मोमेंटम ETF पर से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा अच्छा किया है और ये थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट किया है, वो है। और बाकी सब लाइक बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट किया हूँ, लाइक कोटक डायनामिक, HDFC कॉर्पोरेट, HDFC क्रेडिट रिस्क और शॉर्ट एंड मीडियम टर्म वाला, और उसके साथ थोड़ा मल्टी एसेट डाला है। मैं उसके साथ 5000 अमेरिका जो US ETF है वो LRS रूट में इन्वेस्ट करता हूँ, और थोड़ा 50,000 NPS में, और 5000 जब सॉवरेन गोल्ड फंड गवर्नमेंट रिलीज करता है उसको इन्वेस्ट करता हूँ। नीरज, कुछ काम फंड मैनेजर के भी छोड़ा है आपने? हाँ, फंड मैनेजर आपको कुछ कमा कर ना दे आपने सारा उनका जिम्मा अपने सर पे ले लिया और वो सारे हथकंडे और रणनीति अपने पोर्टफोलियो में आपने अपना दी है। और इतनी जानकारी रखने के बाद अपने पोर्टफोलियो को आप खुद मैनेज भी करते होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो अच्छी बात है, आप इतने सक्षम हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को इतनी टेक्निकली देखते हैं, समझते हैं। लेकिन क्या इसकी ज़रूरत है? ठीक है, ये हमें समझना होगा। मेरे ख्याल से 13-15 फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। आपने जिस तरह से एकदम सधी हुई, समझी हुई रणनीति भी अपनाई हुई है। बहुत निवेशक जो है आपके जैसे नहीं होते हैं। तो एक तरफ तो मुबारकबाद इतनी जानकारी रखने के लिए, बहुत मेहनत से आपने ये पोर्टफोलियो बनाया है। लेकिन क्या ये मेहनत सही जगह लागू हो रही है? क्या ये मेहनत के ज़रिए आपका जो कमाई का टारगेट है वो पूरा होगा या नहीं होगा? क्योंकि मेहनती तो आप हैं, उस मेहनत को आइए सही जगह पर हम लगाते हैं। हेमंत जी बताइए, निवेश तो दाल चावल जितना आसान होना चाहिए। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से एक तरफ हमें पास्ता भी दिखाई दे रहा है, एक तरफ हमें चिकन टिक्का भी दिखाई दे रहा है और बाकी दाल चावल भी है ही। हेमंत जी क्या कहेंगे? जी कविता, पास्ता चिकन टिक्का इंक्लूड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो सही प्रोपोर्शन में हो और सही ऑब्जेक्टिव के लिए हो। इशू यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा 30,000 की जो इनकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, 13 फंड्स हैं वहां पे। फंड्स ऑब्वियसली ज्यादा हैं, हालांकि उन्होंने उसका रैशनल बताया कि किस तरीके से उन्होंने फंड चुने। तो मुझे कुछ कैटेगरीज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कॉन्ट्रा फंड है, मल्टी कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट यूएस में भी करते हैं। तो आई थिंक वो जहां तक वो जो इक्विटी फंड्स हैं बराबर है। और इन्होंने सैमको का जो कहा मोमेंटम फंड, वो प्रोप्राइटरी मॉडल के ऊपर है। ऑब्वियसली उसकी सक्सेस है कि नहीं, हालांकि नॉर्मली ये जो ऐसे जो फंड्स होते हैं वो डेटा को बैक टेस्ट करते हैं, पर हमें देखना पड़ेगा आगे जो क्वांट फंड्स टाइप जो होते हैं कि आगे जाके वो उनकी जो मॉडल है वाकई में कितना इफेक्टिव है, वो एक डेफिनेटली इशू है। बट 5 फंड जो हैं अपार्ट फ्रॉम वन मल्टी एसेट फंड, 5 फंड जो है वो डेट फंड्स हैं। अगर इनका गोल है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का या किसी पर्टिकुलर गोल के लिए पैसा इकट्ठा करने का, तो डेफिनेटली जो डेट फंड्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने उनको कैसे चुना और किस तरीके से चुना, वो आपके लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लॉन्ग रन में आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि जो इक्विटी फंड्स हैं, अगर आप उनमें सही चुनाव करते हो, सही प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी रिटर्न कहीं ज्यादा हो सकती है। क्योंकि आपके पास समय है, वॉलेटाइल है जरूरी, लेकिन क्योंकि आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। आप डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न्स आपके बेटर हो सकते हैं। इन्होंने कहा शायद एक गोल इनका ये भी है कि हर 1 या 2 साल के बाद वो ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ऐसे अगर कोई 1-2 गोल है उनके लिए आप प्रोपोर्शन में डालें तो सही है। बट बाकी जो डेट फंड्स हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है उसको थोड़ा सा उनको रीथिंक करने की जरूरत है। और इवन इक्विटी में भी मेरा ये मानना है कि अगर आप 3-4 कैटेगरी, जैसे आपके पास अगर फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, तो वो पर्पस सर्व करते हैं। आप थोड़े से एक्सोटिक फंड ऐड करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न वहां पे बेहतर मिलेगा, और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो बिल्कुल अलग होगी। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन मुझे लगता है डेफिनेटली उसमें चेंज करने की जरूरत है, स्पेशली अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है लॉन्ग टर्म में
एक कॉर्पस क्रिएट करना है तो। नीरज, कोई सवाल पूछना है हेमंत जी को? हाँ, मुझे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं मुझे कितना कॉर्पस चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि जब तक मैं रिटायर हूँ तब तक मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा, और उसमें मैं ऑब्वियसली मेरा सन एजुकेशन, उसका मैरिज और शायद होम जो घर खरीदने का प्लान उसमें जुड़ा हुआ है मेरा। एक तो बात 5 बताइए डेब्ट नीरज जी, फंड्स के आपने इतने बजाय सोच क्या मैं समझ एक के डेब्ट फंड। नीरज जी, इतने सोच समझ के आपने इतने सारे फंड्स, उनकी रणनीति जो है वो आंकी, और आपके पोर्टफोलियो के लिए जो सबसे अहम बात होनी चाहिए कि अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, ये आप भूल गए। क्या ये आपको चूक नहीं लगती? फंड्स की जो रणनीतियां आपने समझ ली इतने बढ़िया तरीके से, लेकिन आपके जो निवेश लक्ष्य हैं उनको आपने सही तरीके से बांधा नहीं है। क्या ये करना जरूरी नहीं होता? नहीं, करना चाहिए, बट मुझे पता नहीं है कितना अंदर से चाहिए होगा। शायद 5 करोड़ चाहिए होंगे, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि घर चलिए, आज तो के इस पर थोड़ा दौर सा पे मंथन, देखिए इस पर आपको मंथन तो करने की ज़रूरत है। बाकी इनके बारे में आपको कैसे सोचना चाहिए, कैसे ये लक्ष्य बांधने चाहिए, हेमंत जी बताइए। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नीरज ने जो अभी तक किया, उन्होंने क्या किया, एक पूल बनाया है इन्वेस्टमेंट का, और शायद यही कारण है कि हम वहाँ पे डेट फंड भी देख रहे हैं। तो होता क्या है कि जब नीरज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने गोल्स, ये हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो आज के समय में कि कितना पैसा बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए, या फिर कितना पैसा रिटायरमेंट के लिए चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको एक गोल बनाना है और इन्फ्लेशन को हमेशा कंसिडर करना है। दूसरी बात ये मत भूलिए कि जो आपके गोल्स हैं उनके टाइम होराइजन अलग अलग होंगे, राइट? तो आपके रिटायरमेंट का टाइम होराइजन अलग होगा, बच्चों की एजुकेशन का टाइम होराइजन अलग होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उनको जो एलोकेशन है वो उस गोल के हिसाब से करें। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपकी एसेट एलोकेशन बिल्कुल सही रहेगी, दूसरा आप मॉनिटरिंग तरीके से कर पाएंगे, और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूल में क्या होता है कि क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी गोल के लिए एलोकेट नहीं किया, तो जब भी आपको जरूरत होगी तो आपको पता नहीं रहेगा कि कितना पैसा वहां से निकालना है। और ऐसा भी होता है जब आप पूल बनाते हैं तो आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल है रिटायरमेंट, हो सकता है कहीं में आपको उसके लिए कंप्रोमाइज करना पड़े। तो मेरा ये मानना है कि गोल सेटिंग जो है वो भी एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। आज अपना गोल सेट कीजिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, आप अपने गोल को भी रिवाइज कर सकते हो। लेकिन शुरुआत करने के समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आपका टाइम होराइजन बहुत क्लियरली डिफाइंड हो और आपका गोल भी बहुत क्लियरली डिफाइंड हो। जैसा मैंने कहा, सारे गोल्स आपके लॉन्ग टर्म है, आपको डेफिनेटली वहां पे इन्फ्लेशन को कंसीडर करना होगा। और ये मत भूलिएगा कि इन्फ्लेशन का जो एजुकेशन का इन्फ्लेशन है वो 11-12% है, तो वो आप ध्यान रखिए। रिटायरमेंट के लिए करें तो मे बी 7% इन्फ्लेशन लेके चलिए, एटलीस्ट हैव सम टारगेट, और बाद में उसको आप रिवाइज कीजिए, उसी हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन कीजिए। पूल में करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा हाइब्रिड में जाना है, इक्विटी में जाना है या डेट में जाना है, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको कहीं कंपेल कर सकता है इन फ्यूचर कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ कंप्रोमाइज करें। तो उस चीज को आपको डेफिनेटली मुझे लगता है अवॉइड करने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट नीरज। रजनीश कुमार मेरे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, और ये भी शायद हेमंत जी के पास ही अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। रजनीश जी नमस्कार, कैसे हैं आप सर? नमस्कार मैडम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अपना सवाल आपने हमें भेजा और आपके फंड्स मेरे पास हैं, और फ़िलहाल बच्चे की पढ़ाई का लक्ष्य है और शादी का लक्ष्य है। 2 करोड़ रुपए 15 साल के बाद आपको चाहिए। फंड्स की डिटेल्स हैं मेरे पास और आपकी इन्वेस्टमेंट की भी डिटेल्स हैं। 2 लाख रुपए आपको लमसम भी निवेश करने हैं। सर, और कुछ ऐड करना है इन्फॉर्मेशन, या मैं बिना समय बिताए हेमंत जी के पास जा सकती हूँ सलाह लेने के लिए? जस्ट एक क्वेश्चन है मैडम, मैं ना एक वो मल्टी कैप फंड ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से वो ओके रहेगा? एक लार्ज और मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप, ओके। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं ये सवाल भी। हेमंत जी बताइए। जी कविता, पहले देखते हैं कि इन्होंने जो कहा, इनका जो गोल है वो 2 करोड़ का, इनकी जो एसआईपी की इन्वेस्टमेंट है करीब 25,000 है, और इनका एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है शायद वो सुकन्या समृद्धि में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। तो वहां पे 6.5 लाख है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो करीब 5.75 लाख है। तो अगर हम इनको पूरा कंसिडर करते हैं, 15 साल का जो उनका टाइम होराइजन है, अगर ये इस प्रोसेस को कंटिन्यू करे तो मुझे नहीं लगता कि इनको अपने गोल 2 करोड़ के गोल तक पहुंचने के लिए कोई भी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे मैंने जो इनका प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है वो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो उनके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए अलाइन करना पड़ेगा। तो जहां तक गोल का सवाल है वो पूरा होगा। पोर्टफोलियो का जो सवाल है, यहाँ पे 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, राइट?
उनमें जो एलोकेशन है करीब 8,000 है, वो विच इज 32% ऑफ टोटल एलोकेशन। तो मुझे लगता है जो इनकी एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो ज्यादा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो SBI स्मॉल कैप, वहां पे अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं अपनी SIP, तो डेफिनेटली आपके पास स्कोप है एक मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में होने का, और वो जो पैसा है वो आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में लगाइए। डेफिनेटली वहां पे एक गैप है, और जैसा मैंने कहा कि एक्सपोजर आपका स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा है, उसको आप कम कर सकते हैं। तो एक तो आपको डेफिनेटली ये चेंज करना है। दूसरा, जो आपने कहा कि 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें आप कर सकते हैं, जैसे पराग पर एक फ्लेक्सी कैप वहां पे कर सकते हैं, और ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, उसके अंदर भी आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 लाख। सवाल ये है कि ये लमसम करना जरूरी है या इसको ओवर ए पीरियड ऑफ इन्वेस्ट करें। मेरा ये मानना है, क्योंकि आपकी SIP की जो इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 है, यानी आप 1 साल में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके सामने ये 2 लाख है। अगर आप लमसम भी करें तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास समय बहुत लंबा है। तो एक चेंज और 2 एग्जिस्टिंग फंड में अपनी जो लमसम पैसा वो लगाइए, और अगर आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो कोई कारण नहीं कि अपने गोल्स को आप पूरा कर पाए, ना कर पाए। यहाँ पर काफ़ी विस्तार से रजनीश जी आपको सलाह दे दी है। झटपट कोई सवाल पूछना चाहते हैं या मैं अगले दर्शक की ओर बढ़ सकती हूँ? रजनीश जी, हो गया मैडम मेरा, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हम बढ़ते हैं, मनोज यादव जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि मुकेश को अपना सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC टॉप 100, HDFC का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एक्सिस का ब्लू चिप, निप्पॉन फ्लेक्सी कैप, DSP मिड कैप, सुंदरम का मल्टी कैप है शायद, और मेरा एसेट का ब्लू चिप, HSBC लार्ज कैप। सर, आपने तो तमाम तरह के फंड्स जोड़ रखे हैं, खुद अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं क्या? जी हाँ, खुद ही देखता हूँ। और मेरा सवाल अच्छा। अभी जस्ट पूछने का एक कारण था कि अभी मैं हाँ। SIP बंद कर दिया हूँ। किस किस में? ये मैंने एक्यूमुलेट किया पिछले 15 या 20 सालों में, तो कुछ भी नए फंड नहीं है। मैंने कोविड के टाइम में कुछ अर्निंग करी थी जिसका मुझे फायदा मिला था, लेकिन तो अभी जो आपने नाम, एक सेकंड सर, एक सेकंड, जो मुझे बात समझनी है मनोज यादव जी, अभी जो नाम दिए हैं आपने हमें, इनमें सब में निवेश बंद हो चुका है? जी हाँ, सब में निवेश बंद है। मेरा चिंता यही है कि क्या ठीक इसमें है, अभी फर्दर ठीक है। ग्रोथ होगी। ठीक है, ठीक है। आपको क्या इस निवेश में से कोई पैसे चाहिए क्या? क्या आर्थिक तौर पे फिलहाल आप सुरक्षित हैं? आपकी आपको रेगुलर इनकम है कि इसमें से आपको कोई इनकम चाहिए होगी? एक्चुअली मैं ओवर डाइवर्सिफाइड हूँ, तो कुछ फंड जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो चुका है ऑलरेडी, मैं उनमें से छोटे छोटे अमाउंट हैं, तो उन फंडों को मैं यूज कर ले रहा हूँ। तो मेरा जो मेन इन्वेस्टमेंट के मैंने जो अभी आपको फंड दिए हैं, इनको मैं नहीं टच करूंगा, लॉन्ग टर्म गोल के लिए हैं। शॉर्ट टर्म में मैं जिनमें ऑलरेडी गेन है, उनको मैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए यूज कर रहा हूँ। उनके मैंने आपको चलिए, बताया ठीक नहीं है, ओके, डन। मुकेश जी बताइए। आप म्यूट पर हैं शायद। हाँ, कविता, मैं ये बोल रहा था, अगर हम मनोज जी का पोर्टफोलियो देखें तो काफी स्कीम्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो क्लियर रहता है कि अगर नंबर ऑफ स्कीम्स कम हो जाए तो उतना बेटर रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट में इजी रहता है, ट्रैक करने में बढ़िया हो जाता है। तो नंबर ऑफ स्कीम्स डेफिनेटली हमें रिड्यूस करना चाहिए, बट स्कीम्स रिड्यूस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम बेचते हैं तो उस पर टैक्स लाइबिलिटी क्या आती है। हम ये भी नहीं चाहते कि फालतू में हम टैक्स दें, तो बेचें तो उन्हीं को बेचें जब अगर पैसे की जरूरत पड़ रही है, या अगर हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तब कर लें, या कोई स्कीम बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है तब उसको हम बेच लें। अगर हम इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की बात करें तो फंड्स काफी अच्छे भी हैं, और कुछ ऐसे फंड्स हैं जहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है। एक तो इनके पास क्या है, 3 HDFC के फंड हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC टॉप 100 फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। एक तो कविता, हमने क्या देखा है, जब कोई फंड हाउस अच्छा परफॉर्म करता है तो ज्यादातर उसके सारे फंड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ऑलमोस्ट सिमिलर रह रही होती है। तो एक ही फंड हाउस से इतने ज्यादा स्कीम लेने की आपको जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक भी फंड ले लेंगे तो उससे उनका स्टाइल कवर हो जाता है, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें से 3 में से एक को रिड्यूस कर सकते हैं जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े, या जब भी आप प्रॉफिट बुकिंग करें। मेरा सुझाव होगा HDFC टॉप 100 फंड में से आप फ्यूचर में एग्जिट कर ले। 2 तीनों फंड बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि HDFC के फंड्स बढ़िया कर रहे हैं, बट अगर रिड्यूस करें तो फ्यूचर में एक वो रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फंड्स देखें तो और भी कुछ फंड्स हैं जो थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां पे हम एक्शन ले सकते हैं। जैसे एक इनके पास एक्सिस का ब्लू चिप फंड है। एक्सिस के फंड्स काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो ब्लू चिप है वो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। हमें लगता है आने वाले टाइम में लार्ज कैप कैटेगरी में अल्फा निकलना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए अगर वो इंडेक्स फंड करेंगे तो बेटर होगा। UTI का निफ्टी इंडेक्स फंड वो
उसकी जगह ले सकते हैं। फिर दूसरा, इनके पास एक डीएसपी का मिड कैप फंड है, वो भी काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, उसे भी वो रिप्लेस करके आप डीएसपी को बेच के एसबीआई का मिड कैप फंड ले सकते हैं। और एक सुंदरम का स्मॉल कैप फंड है, वो भी बहुत बढ़िया नहीं कर रहा है, आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड से। तो ये थोड़े से चेंज है। और एक पीजीआईएम का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें हुआ क्या है, थोड़ा फंड मैनेजमेंट टीम में चेंज हुई है, परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप है, उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसे आप बेच सकते हैं, और उसे आपके पास इंडेक्स फंड नहीं है यूटीआई के निफ्टी इंडेक्स फंड में, आप टॉप अप कर सकते हैं। तो थोड़ा स्कीम कंसोलिडेट हो जाएगा। बट इसमें यही है कि बेचते वक्त ध्यान रखिएगा कि टैक्स ना लगे, एग्जिट लोड ना लगे, कम से कम लगे। तो वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा आपका। ये मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से मुकेश जी ने आपको सलाह दे दी है। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और शो को समाप्त करने का भी समय आ गया है, लेकिन झटपट रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी, बताइए आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या होगा दर्शकों के लिए? जी कविता, हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसका ट्रू पोटेंशियल का फायदा हमें एज एन इन्वेस्टर हो, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो एलोकेशन है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो सही हो, और उसमें समय समय पे जो रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है वो भी होनी चाहिए। लेकिन जब आपको खुद से वो रीबैलेंसिंग करनी होती है तो उसमें मार्केट टाइमिंग का इशू आता है, टैक्सेशन का इशू आता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करते हैं और चाहते हैं कि ये भी रीबैलेंसिंग एक टैक्स एफिशिएंट तरीके में अपने आप फंड मैनेजर आपके लिए करे, तो जो आपका कोर पोर्टफोलियो है वो 3 कैटेगरी में बनना चाहिए। वो है फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड और मल्टी कैप। जब आप इन फंड कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैंने कहा, आपका जो एलोकेशन है तीनों सेगमेंट में बना रहेगा, और जो रीबैलेंसिंग है वो भी समय पे बहुत ही टैक्स एफिशिएंट तरीके से होगी। ऑलराइट, मुकेश, आपका आज का गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का दर्शकों के लिए? कविता, आज का मेरा गुरु मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे रशियन यूक्रेन वॉर, अभी इजराइल पैलेस्तीनी वॉर है, इससे इन्वेस्टर्स कई बार पैनिक कर जाता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को, जर्नी को ब्रेक कर देता है। इससे उनको गुरु मंत्र यही होगा कि वो घबराए नहीं। ये सब जो इवेंट्स होते हैं, ये नॉइज है, ये शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट लाते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इनका कोई इंपैक्ट नहीं रहता है। बल्कि ये जब इंपैक्ट होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो मार्केट अगर करेक्ट भी होती है तो और अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हो तो वो आपके फेवर में वर्क करता है, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मेरा उनको सुझाव यही होगा, प्लीज मत घबराइए, इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करिए। चलिए, तो यहाँ पर बाजार के उतार चढ़ाव से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अनुशासित तरीके से और अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी निवेश रणनीति को बांधना है और लगातार बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो देखते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका, और मुकेश आपका समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़ रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और साथ ही यूट्यूब पर हमें लाइव देखें, हमारे पुराने शोज़ भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने सवाल भी यूट्यूब पर छोड़ सकते हैं और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।